गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज हम बजट के बारे में जानेंगे कि हमारा 21-22 का बजट क्या है और 20-21 का आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। दोनों के बारे में हम जानेंगे और हमारा मकसद है जो आगे एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को क्लियर करना, क्योंकि बजट से लगभग 10 सवाल आते हैं। ध्यान में रखना है, भारत बजट, यूनियन बजट और स्टेट बजट को मिला दिया जाए तो 10 सवाल होंगे, ये ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हम चलते हैं बजट की ओर। बजट क्या है? तो बजट किसी विशेष वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह ब्यौरा नहीं है। यह सरकार की नीतिगत दस्तावेज होती है और इसके माध्यम से सरकार के नीतियों को स्पष्ट हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ बहुत सारे आंकड़ों का हम अध्ययन करते हैं। और बजट के बारे में कहा जाए तो बजट, ये जो वर्ड है ये बुजट से बना है और ये चमड़े की थैली है, लेकिन इसका कंसेप्ट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, यह ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले बजट जो है भारत के लिए जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया था, ध्यान में रखना है। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो पहला बजट के सन्मुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। और यदि रिपब्लिक इंडिया का प्रथम बजट की बात करें तो हमारा एक स्पष्ट नाम है, इसका उत्तर आपको देना है कि रिपब्लिक भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, ध्यान में रखना है। क्या वो जॉन मथाई हो सकते हैं क्या? और सर्वाधिक बजट की बात होगी अभी तक मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और 2021-22 का जो बजट है वो हमारा ऑलरेडी हमारे माननीय वित्त मंत्री मिसेज निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया है। तो हम चलते हैं बजट की ओर और आर्थिक सर्वेक्षण भी हल्का हम लेंगे, ध्यान में रखना है। चलते हैं बजट की ओर। बजट 2021-22 जो हमारा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ में आर्थिक सर्वेक्षण का भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान में रखना है। तो ये बजट जो हमारा है ये वित्त मंत्री के द्वारा रखा गया है 1 फरवरी को, यह ध्यान में रखना है। और हमारा जो भारत का आर्थिक सुरक्षा सलाहकार हैं के सुब्रमण्यम, इनके सलाह के माध्यम से इस बजट का निर्माण किया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन कर देता है कि भारत का आर्थिक सुरक्षा सलाहकार कौन, तो के सुब्रमण्यम ध्यान में रखना है। के सुब्रमण्यम, ये ध्यान में रखेंगे, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं टॉपिक की ओर। हमारा ये जो बजट है ये मूल बजट, इसका मतलब ये हुआ कि 2021-22 का जो हमारा बजट होगा वो अनुमानित होगा। अनुमानित का मतलब यह फिगर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसमें सुधार भी किया जा सकता है। अगले साल के लिए यह संशोधित बजट हो जाएगा, यह भी ध्यान में रखना है। और हमारा जो मूल अनुमान हमारा 20-21 का क्या रहा था और ध्यान में रखना इसमें क्या संशोधन हुआ है, यह भी हम इसके बारे में जानेंगे। और बजट अनुमान 2021-22, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। और इस टॉपिक से हमारा एग्जाम में 10 सवाल होगा, यह भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा 20-21 का जो बजट है, 21-22 का जो हमारा बजट है, इसमें क्या टारगेट है। इसमें ऑलरेडी टारगेट है 34,83,000 करोड़ खर्च करने का। ये 34,83,000 करोड़ जो है यह हमारा अनुमानित बजट है 21-22 का, ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछेगा कि बताओ 21-22 के लिए हमारा अनुमानित बजट क्या है, तो 34,83,000 करोड़, यह ध्यान में रखेंगे। 34,83,000 करोड़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि पूछेगा कि 20-21 का कुल बजट कितना का था अनुमानित, तो 30,42,000 करोड़ का था, यह ध्यान में रखना है। कितना? 30,42,000 करोड़ का बजट था अनुमानित बजट, ध्यान में रखना है।
लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में जो पेश किया गया है, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 34,50,000 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि 2020-21 का जो संशोधित बजट है कुल कितना का है? 34,50,000 करोड़ का है, जबकि अनुमानित बजट कितना का था? 30,42,000 करोड़ का था। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो अनुमान लगाया जाता है वास्तव में ऐसा होता नहीं है, उससे कम भी खर्च हो सकता है और अधिक भी खर्च हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारा 21-22 के लिए जो हमने अनुमानित बजट लगाया है कि 34,83,000 करोड़ खर्च होगा, तो यह अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा 21-22 के लिए कुल कितना का बजट है, तो 34,83,000 करोड़। 20-21 का कितना था? 30,42,000 करोड़। और संशोधित बजट कितना का था? तो 34,50,000 करोड़। ये डेटा को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कहता है कि बजट में हमारा एक राजस्व व्यय होता है और दूसरा पूंजीगत व्यय होता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ध्यान में रखना है कि राजस्व जो हम व्यय करते हैं सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए, जो हमारा खर्च होता है वो राजस्व व्यय के संदर्भ में हम इंगित करते हैं। वहीं विकास के लिए किया गया खर्च जो हमारा है, जिससे संपत्ति का निर्माण होता है, वो हमारा पूंजीगत व्यय है। ध्यान में रखना है। और पूंजीगत व्यय हमारा 2021 और 22 के लिए कितना खर्च किया जाएगा? 5.5 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, यह ध्यान में रखना है। जबकि हमने 2020-21 में क्या टारगेट किया था कि 4,12,000 करोड़ खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, लेकिन हमने संशोधित बजट 2020-21 में कितना किया है? 4,39,000 करोड़। यह ध्यान में रखना है। यह संशोधित फिगर है किसका? 2020-21 का, यह ध्यान में रखेंगे। जबकि यह अनुमानित फिगर है, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अनुमानित है, यह संशोधित है किसका? 2020-21 का। और 21-22 का जो अनुमानित जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 5.5 लाख करोड़ का है। ध्यान में रखना है। पूछेगा कि कुल बजट कितना का? तो 34,83,000 करोड़ का। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कितना होगा? तो 5.5 लाख करोड़। यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि आप जानेंगे कि ये पैसा आता कहां से है। ये 34,83,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, तो कैसे खर्च किया जाएगा, कहां खर्च किया जाएगा और ये पैसा कहां से आएगा, थोड़ा हम इसको जानते हैं। तो पैसा कहां से आएगा स्पष्ट बता दिया गया है कि ये पैसा कहां से आएगा। तो पैसा सबसे पहले हमारा उधार से पैसा आता है, यह ध्यान में रखना है। उधार से सर्वाधिक पैसा आएगा, यह ध्यान में रखेंगे। और उधार से हम जो ऋण लेंगे, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो है उससे 13% आएगा, ध्यान में रखेंगे। इनकम टैक्स से हमारा 14% आएगा। सीमा शुल्क से 3% आएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8% आएगा। जीएसटी से 15% आएगा। कर भिन्न राजस्व 6% है। कर और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति 5% के आसपास है। तो ये हमारा इनकम का स्रोत है, सरकार का इनकम का स्रोत है। वही खर्च की बात होगी तो हम पैसा कहां खर्च करते हैं? तो देखिए सर्वाधिक खर्च हम करते हैं कि जो हम ऋण लेते हैं तो उस पर ब्याज होता है। ब्याज को चुकाने में हम सर्वाधिक पैसा खर्च कर देते हैं। ध्यान में रखना है 20% पैसा हम ब्याज भुगतान के रूप में खर्च करते हैं। इसके अलावा वित्त आयोग के माध्यम से जो धन का ट्रांसफर होता है वो 10% है। आर्थिक सहायता के रूप में हम 9% करते हैं। हमारा रक्षा व्यय 8% है। और करों में जो हिस्सा है सरकार का, राज्यों का, वो 16% है। अन्य व्यय 10% है। केंद्रीय क्षेत्र का जो योजनागत व्यय है उसमें 13% खर्च होता है। पेंशन में हम 5% खर्च करते हैं और केंद्रीय योजनाओं में हम 9% खर्च करते हैं। इस प्रकार हमारा डेटा है 2021-22 का। इसको हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समझेंगे कि विभिन्न योजनाओं में किस योजना में कितना कितना खर्च हुआ है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा है
कि ये जो पैसा केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है ऑलरेडी हमारा पैसा कहां प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा। तो आइए 2021-22 में हम जानते हैं कि ये पैसा कितना प्राप्त होगा। तो राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट हमारा कितना प्राप्ति होगा, तो 17 लाख करोड़ 17,88,000 करोड़ रेवेन्यू रिसीट के रूप में प्राप्त होगा, ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो पूंजीगत प्राप्ति है वो हमारा लगभग 16,94,000 करोड़ होगा, ये ध्यान में रखना है। तो कुल प्राप्ति कितना हो गया, 34,83,000 करोड़ हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। कुल व्यय हमारा कितना, तो कुल व्यय हमारा 34,83,000 करोड़, ये ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि हमारा पैसा कहां से आएगा और हम कितना खर्च करेंगे, कहां खर्च करेंगे। इसके लिए हमको लोन कितना लेना पड़ेगा, राजस्व घाटा कितना होगा, राजकोषीय घाटा कितना होगा, प्राथमिक घाटा कितना होगा, यह पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना है। तो राजस्व घाटा जो हमारा है वो ऑलरेडी 11,40,000 करोड़ रुपया होगा, ये ध्यान में रखना है राजस्व घाटा के रूप में। इसके अलावा प्रभावी राजस्व घाटा जो हमारा होगा 9,21,000 करोड़। इसके अलावा राजकोषीय घाटा जो हमारा होगा ऑलरेडी 15 लाख करोड़, ये ध्यान में रखना है, 15 लाख करोड़। तो थोड़ा सा हम ये ध्यान दे देते हैं कि राजकोषीय घाटा जो हमारा 20-21 का कितना रहा है, तो ऑलरेडी ये 18,48,000 करोड़ हुआ है, ये ध्यान में रखना है। 18,48,000 करोड़ हमारा राजकोषीय घाटा है। इसका मतलब है कि आगे हमारा घाटा कम होने वाला है। ये जीडीपी का लगभग 9.5% है, ये ध्यान में रखना है। हमने राजकोषीय घाटा को तय किया था कि जीडीपी का 3.5% रखेंगे, लेकिन हमारा ये घाटा 9.5% हो गया, क्योंकि कोविड-19 का जो अटैक हुआ इससे रेवेन्यू हमारा थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा 18 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा हो गया। कब का, 2020-21 का, और 21-22 का 15 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। इसके अलावा प्राथमिक घाटा हमारा 11 लाख करोड़ के 11,55,000 करोड़ के आसपास है, और ये कितना रहेगा, 6,97,000 करोड़ रहेगा, ये ध्यान में रखना है। प्राथमिक घाटा बार पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा में से यदि ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाता है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी के रूप में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा राजकोषीय घाटा जो है ऑलरेडी जीडीपी का कितना प्रतिशत के रूप में है, तो 20-21 में कितना परसेंट, 9.5%। ये प्रश्न एकदम डायरेक्ट पूछ देगा, ध्यान में रखना है, और कई एग्जाम में पूछ दिया है। ये 18 लाख करोड़ के आसपास है, ये ध्यान में रखना है। ऑलरेडी ये हमारा राजकोषीय घाटा 2020-21 का है। उसी तरह ऑलरेडी हमारा ये 6.8% हमारा 21-22 का राजकोषीय घाटा होगा, और यह घाटा 15 लाख करोड़ के आसपास होगा, यह ध्यान में रखना है। यह घाटा कैसे होता है, जब हमारा इनकम कम होता है, एक्सपेंडिचर हम अधिक कर देते हैं, तो इस संदर्भ में हमें धन लेना पड़ता है ऋण के रूप में, इस कारण से हमारा घाटा होता है, यह ध्यान में रखना है। दिस इज द राजकोषीय घाटा, जिसे फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। ये डेटा को ध्यान में रखना है कि राजकोषीय घाटा 2020-21 का कितना, तो 9.5%, और 21-22 का कितना, तो 6.8%, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि यह जो बजट पेश हुआ है इसका बहुत बड़ा महत्व यह है कि यह डिजिटल फॉर्म में है, यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि पहला बजट जो है एकदम डिजिटल बजट है, यह ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी इसको पेश किसने किया, निर्मला सीतारमन ने पेश किया। कब पेश किया, 1 फरवरी 2021 को पेश किया है, यह ध्यान में रखना है। और पूछेगा ये कैवा बजट है निर्मला सीतारमन का, तो ये तीसरा बजट है, यह ध्यान में रखना है। और यह बजट में विशेष रूप से इंगित किया गया है कि बजट बनाते समय सरकार कोविड-19 का शिकार है, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और इसको हम फिर जितना हम नीचे गए हैं उतना ही हम ऊपर जाएंगे। इसलिए इस बजट को स्पष्ट कर दिया गया है कि इस समय जो विकास दर होगा वो भी आकार के जैसा होगा, जितना नीचे गए हैं उतना ही हम ऊपर जा सकते हैं। इसलिए हमारा बजट का जो विकास दर इसमें 11%,
और 15% हमारा लक्ष्य रखा गया है जीडीपी विकास दर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये हमारा रियल है और ये नॉमिनल है, ये ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार हम विकास करेंगे क्योंकि हम सकारात्मक हैं, नकारात्मक चीजों पर ध्यान नहीं देते, संभावनाओं में विकास कर विश्वास रखते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारा देश विकसित होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 का मेन फीचर हमारा क्या क्या रहा है, चलते हम इस पर ध्यान देते हैं। इसमें 6 गो स्तंभ है, वो क्या क्या है इस पर हम गौर फरमाते हैं। पहला है कि स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जाए। हेल्थ सेक्टर में सरकार जबरदस्त ध्यान दिया है, इसका फंडिंग अभी तक सर्वाधिक है, 137% इंक्रीमेंट है, ध्यान में रखेंगे हेल्थ सेक्टर में। और आयुष्मान भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत किया जा रहा है, हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, आधारभूत जितनी सारी संरचनाएं हैं उसका विकास किया जा रहा है जिसका संबंध हेल्थ से हो, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारा रियल और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। आकांक्षी भारत क्या है? ये एस्पिरेशनल इंडिया है। एस्पिरेशनल इंडिया के तहत लगभग 112 या 15 जिलों को हमने आकांक्षी जिला घोषित कर दिया है। आकांक्षी का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर एक सपना है विकसित होने का, वो भी विकसित होना चाहता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में वो चाहता है कि हम विकसित हो। इसके लिए ये सेलेक्टेड जिला पर विशेष बल दिया गया है कि वहां पर आधारभूत ढांचा का निर्माण हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क अच्छी हो, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान में रखना है। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, इसके माध्यम से ऑलरेडी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने की बात की गई कि आखिर निवेश कहां हो रहा है और इसका लोगों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसमें कितना खर्च होगा, हमारा फिगर आगे आएगा। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम नई नई चीजों की खोज करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमने कितना फंडिंग किया है, हमारा रिसर्च कैसा है और वर्तमान में डेवलपमेंट कैसा है, इस पर हम विशेष गौर किया है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, सच ये है कि हमारे पास सुशासन होना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, सिस्टम को सही ढंग से काम करने देने की जरूरत है। इसके अलावा हेल्थ एंड हैप्पीनेस पर विशेष बल दिया गया है कि हर कोई खुश रहे और हर कोई स्वस्थ रहे। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, जरूरत है उसे हम सही ढंग से इंप्लीमेंट करें तो हमें लगता है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम गौर फरमाते हैं तो आयुष्मान भारत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो लागू करने वाली सरकार है, इसको 50 साल हटाना मुश्किल हो जाएगा, ये तो तय है। अरे यार, सरकार का मतलब क्या होता है? जो गरीब और कमजोर लोगों के हितों का चिंतन करे, और आयुष्मान भारत का जो फीचर है वास्तव में गरीबों को बहुत बड़ा हित करने वाला है। जरूरत है इसे सही ढंग से लागू करने का, यदि लागू कर दिया जाए तो वास्तव में उन वर्गों का एकदम समुचित विकास होगा, यह ध्यान में रखना है। हम देखते हैं कि इस बजट में कितना कितना पैसा किस बजट में रखा गया है, किस फंड में रखा गया है। तो हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में हमारा जो है कितना पैसा रखा गया है, 2,23,000 करोड़, यह ध्यान में रखना है। कितना रखा गया है? 2,23,000 करोड़। और ये पहले कितना था? मात्र 94,000 करोड़। 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन में स्पष्ट कहना है कि कुल बजट का 8% जो हिस्सा है वो हेल्थ सेक्टर पर खर्च करना चाहिए और ये सरकार करे, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए ये 137% की वृद्धि किया है। प्रश्न पूछ देगा आपको कि बताओ वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य सेक्टर पर कितने फंडिंग में कितना परसेंट बढ़ोतरी की गई है, तो यही आपका उत्तर होगा 137%। यह ध्यान में रखना है, 2021 के अधिकतर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बताइए, भारत का वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इसे आप मैसेज करें। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर बल दिया गया है। मतलब ये कि प्रिवेंट कीजिए, सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हर हाल में अपने को बचाव करना है और बचाव के लिए ही तो टीका दिया जा रहा है। टीका यदि हम ले लेते हैं कोविड-19 का, तो इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर इसका असर कोविड का कम होगा।
तो प्रिवेंट हम कर सकते हैं, और यदि हो गया तो बढ़िया उपचार कर सकते हैं, और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इन तीनों सेक्टर पर सरकार काम करने जा रही है, बजट में जैसा संकेत दिया गया है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2021-22 में कोविड 19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपया रखा गया है। यार देश का बहुत बड़ा ये उपलब्धि है, कितने जनसंख्या वाले देश को टीकाकरण कर देना वास्तव में एक चुनौती का विषय है। सरकार समय से पहले लोगों को टीकाकरण करने का प्रयास कर रही है, और इस समय इसमें लोगों को जागरूक कर रही है, और हम तो लगभग 100 करोड़ डेटा पार कर गए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा जो स्पुतनिक जो है हमारा, ये जो टीका है बेहद कारगर है, और इस संबंध में लोग काफी आगे आ रहे हैं और लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। सिंगल डोज का डेटा जबरदस्त उछाल मारा है, जो हमारा जो डबल डोज है उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, जरूरत हो उसे और आगे बढ़ाने का। नेक्स्ट है कि पूछ देगा आपको कि बताओ ये न्यूमोकोकल वैक्सीन का लक्ष्य क्या है। तो मेक इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौत को रोका जा सकता है। ये न्यूमोकोकल जो है ऑलरेडी, ये जो वैक्सीन है, हम बड़े और बुजुर्ग, छोटे और बुजुर्ग दोनों मिलकर निमोनिया का शिकार होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये न्यूमोकोकस, ये जो हमारा बैक्टीरिया है, इसके कारण होता है, और ये हमें ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो क्यों नहीं हम टीकाकरण करके अपने को हम बचा सकते हैं। इसके लिए सरकार विशेष बल दे रही है। न्यूमोकोकल वैक्सीन ध्यान में रखना है, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। और स्वास्थ्य प्रणाली, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के माध्यम से 6 वर्ष में 64,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये 64,000 करोड़ खर्च कहां किया जाएगा? ये खर्च किया जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना में खर्च किया जाएगा, यह ध्यान में रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा, ये ध्यान में रखना है कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितना पैसा रखा गया है। तो 64,000 करोड़ लगभग रखा गया है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, और इसके लिए क्या किया जाएगा कि 17,000 ग्रामीण क्षेत्रों में, 10,000 शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोला जाएगा, वायरोलॉजी सेंटर खोला जाएगा, और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा, ध्यान में रखना है। और इसके लिए सरकार बेहतरीन फंडिंग किया है। तो जो कि हेल्थ सेक्टर में भी सरकार बढ़िया काम किया है, क्योंकि देश में अभी हेल्थ को लेकर जो चुनौती बनी हुई है, ये वास्तव में ये चिंता का विषय है। नेक्स्ट, हमारा हेल्थ को लेकर ही कि विभिन्न प्रकार के रोग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावे आप जानते हो बीमारी कब होती है? जब हम कमजोर होते हैं। इसके लिए सरकार पोषण 2.0 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोगों को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से पोषण आहार उपलब्ध कराने की बात कर रही है, यह ध्यान में रखना है। तो पोषण 2.0 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो भी हमारा आकांक्षी भारत है, यानी आकांक्षी जिला है भारत का, जहां समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग है, जहां पर विकास नहीं हुआ है भारत में, वहां पर विकास किया जा सकता है। और पोषण 2.0 में आकांक्षी जिला को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के माध्यम से हम देख रहे हैं कि 2,87,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, और इसके माध्यम से नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा देश का 75 वर्ष स्वतंत्रता का होने जा रहा है, लेकिन अधिकतर घरों में पेयजल का अभाव है, और यह ठीक बात नहीं है। इसके लिए सरकार चिंता की है, तो ये बहुत सराहनीय कदम है, ध्यान में रखना है। और इसके लिए 2.86 करोड़ परिवारों तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अटल मिशन रिजुवनेशन जो हमारा शहर है, उस शहर में कचरा प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ये ध्यान में रखना है। मिशन 2.0 है, इसके लिए हमने
1,41,000 करोड़ रुपया खर्च करने की बात किया है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में उद्घाटन किया है मिशन 2.0 पर कितना फंडिंग किया गया है, तो 1,41,000 करोड़। यह प्रश्न एकदम रख देगा, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऑलरेडी शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव को भी स्वच्छ रखने की बात की गई है, यह ध्यान में रखना है। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हर हाल में धीरे धीरे कम किया जाए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा संकट का ये विषय बनने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा है वायु प्रदूषण जो है हमारा, इसकी समस्या से निपटने के लिए सरकार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों में 2217 करोड़ रुपया मुहैया कराया है, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं उसको हमें उठाना है। प्रश्न पूछ देगा इसके लिए फंडिंग कितना किया गया है, तो 2217 करोड़ कितने शहर में, तो 42 शहर में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, उसमें हमारा पटना शामिल है, यह ध्यान में रखना है। पटना की जनसंख्या लगभग 20 से 22 लाख है, यह ध्यान में रखना है। पटना शहर की जनसंख्या, यदि पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या प्राप्त की जाए तो लगभग 65 लाख जनसंख्या है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस बजट में और चर्चा में आया है कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच किया जाएगा। जो भी निजी वाहन है 20 वर्ष के बाद एकदम जांच करा ले, चलने लायक है तो चलाइए, अन्यथा उसको सड़क से बाहर कर दीजिए। और जो कमर्शियल वाहन है इसके लिए कितना समय निर्धारित रखा गया है, तो 15 वर्ष रखा गया है। तो प्राइवेट वाहन और आपका कमर्शियल वाहन, ये दोनों जो है निजी वाहन कमर्शियल वाहन का जो समय सीमा तय किया गया है, यह प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान में रखना है। और बजट से हम 10 क्वेश्चन लड़ाएंगे, बिहार बजट और भारत बजट से बीपीएससी में, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको वर्ल्ड चेन सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, ताकि विश्व में कहीं भी किसी चीजों की कमी हो तो हमारी कंपनी आसानी से उसको सप्लाई करे। ध्यान में रखना है। अभी ये प्रॉब्लम आया कोविड-19 में, हमने क्या देखा कि चाइना जो है, चाइना के वुहान शहर से जो कोविड-19 फैला था, तो चाइना से लोगों का आवागमन बंद हो गया था, व्यापारिक जो गतिविधि थी वो ठप पड़ गया था। तो बहुत सारे जगह का जहां पर सामानों की आपूर्ति चाइना करता था वहां पर भारी संकट हो गया। इस कारण से जो आपूर्ति बाधित हुई थी तो उसका जगह क्या भारत ले सकता है, इस संदर्भ में भारत सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जा रहा है। पूछेगा कितने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात की गई, तो 7, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना टेक्सटाइल, ये 7 टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा। प्रश्न पूछ देगा कि बजट में कितने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात की गई है, तो 7 टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कपड़ा उद्योग को हम वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, और रोजगार सृजन के लिए हम क्या करेंगे। इसी के लिए पीएलआई योजना आया है, यह ध्यान में रखना है। और ये टेक्सटाइल सेक्टर का संवर्धन के लिए यह बहुत बड़ी योजना है। इसके अलावा हमारा जो पाइपलाइन योजना है यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 7400 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है और इसमें 1,10,000 करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में पूछेगा कितना पैसे का व्यवस्था किया गया है, तो 1,10,000 करोड़, यह ध्यान में रखना है। 1,10,000 करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फंड में, एनआईपीएफ में कितना पैसा, तो 1,10,000 करोड़ खर्च करने की बात की गई है, यह ध्यान में रखेंगे। यह प्रश्न पूछेगा, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, संस्थागत बुनियादी ढांचे का गठन और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तो देखा है कि आपने 21-22 में, अभी आपने पढ़ा कि 21-22 में जो हमारा पूंजीगत व्यय है वो कितना, तो 5.5 लाख करोड़, लगभग 5,54,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और इसके माध्यम से सड़क, पुल, पुलिया, बंदरगाहों का निर्माण होगा और इससे हमारा संपत्ति का भी निर्माण होगा, यह ध्यान में रखना है। और इसके पहले हमने 2020-21 के बजट में 4,12,000 करोड़ रुपया हमने
पूंजीगत व्यय के रूप में लक्ष्य रखा था, ध्यान में रखना है 4,12,000 करोड़, और इसको हमने बढ़ाया है कितना, 5,54,000 करोड़। ये प्रश्न पूछ देगा कि बताओ पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया है 2021-22 में, तो 5,54,000 करोड़, और 20-21 में कितना था, तो हमारा था 4,12,000 करोड़। तो ये जो डेटा है जिसे आप छोड़ देते हैं, अब प्रश्न गिर जाता है, अब नहीं गिरेगा बशर्ते आप सही ढंग से स्टडी करेंगे और ध्यान देंगे। नेक्स्ट, सड़क और राजमार्ग संरचना के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आप जानते हो हमारे नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं, और अब तक का सर्वाधिक इस पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। सड़कों के विकास के लिए इस बजट में पैसा कितना दिया गया, 1,81,000 करोड़ ये दिया गया है, या लमसम, ये ध्यान में रखना है। और अब तक का इस मंत्रालय में सर्वाधिक बजट है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें 1,08,000 करोड़ रुपया जुटाने के लिए ऑलरेडी हम ये पैसा उपलब्ध कराया है, ध्यान में। इस पर क्या खर्च करेंगे, तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट के तहत 3,30,000 करोड़ रुपया भी के लागत से 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ध्यान में रखना है। ये भारतमाला और एक सागरमाला है। तो भारतमाला क्या है, देश के अंदर विभिन्न प्रकार के सड़कों का निर्माण करना, हाईवे का निर्माण करना, कॉरिडोर का निर्माण करना, दिस इज द भारतमाला। सागरमाला पूछेगा तो बंदरगाहों का विकास करना, यह ध्यान में रखना है। तो सागरमाला भारतमाला में अंतर है, सागरमाला का संबंध बंदरगाहों के विकास के है, जबकि भारतमाला का जो संबंध है आपका आंतरिक सड़कों का निर्माण से है, यह ध्यान में रखना है। और इससे आर्थिक गतिविधि में तेजी आएगी और इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप होगा, इससे हमारा देश विकास की संभावना प्रबल है और ये विकसित होगा। नेक्स्ट है हमारा, पूछेगा कि बताओ रेलवे के लिए कितना पैसा रखा गया है इस बजट में। तो रेलवे के लिए यार 1,10,000 करोड़ रुपया रखा गया है, ये ध्यान में रखना है, जिसमें ऑलरेडी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम ये खर्च करेंगे कितना, 1,07,000 करोड़ रुपया, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे हमारा ट्रैक का डेवलपमेंट होगा, सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, विद्युतीकरण होगा, और हमने टारगेट रखा है कि 2023 तक हर हाल में 100% विद्युतीकृत हम कर देंगे। जो भी हमारा ब्रॉडगेज ट्रैक है उसको हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक का हमने क्या किया है, हमने ये किया है 2030 तक कि हर हाल में रेलवे को टॉप क्लास का रेलवे बनाना है 2030 तक, ध्यान में रखने हैं। और इसके लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग करना है, ये भी ध्यान में रखना है। हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये ध्यान में रखेंगे। यानी रेलवे 2030 तक जो है ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेगी, अच्छे ऊर्जा का उपयोग करेगी, जिससे पर्यावरण हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जा सके, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कम से कम किया जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके। 2023 तक हर हाल में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है मेक इन इंडिया, जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसको और मजबूत किया जाए, और इसके लिए हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या अंतर है, तो मेक इन इंडिया हो गया कि देश के अंदर हम विदेशों से पूंजी ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन इसका असेंबली निर्माण हम यही करेंगे ताकि यहाँ के लोगों के माध्यम से निर्माण किया जाए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, यह ध्यान में रखना है। दिस इज द मेक इन इंडिया। और मेड इन इंडिया क्या होता था यार, चाइना भी बनाता था अपने हाथ, उस पर मुहर डाल देता था मेड इन इंडिया, और देश में जबरदस्त धड़ल्ले से बिकता था। तो ध्यान में रखना है, मेक इन इंडिया का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। फॉर एग्जांपल 2014 में मात्र भारत में मोबाइल का कारखाना मात्र 2 था, और आज लगभग 300 कारखाना हो गया है, यह ध्यान में रखना है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, यही मैन्युफैक्चरिंग हब का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के रूप में हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमारा आगे आने वाले समय में हम हाइड्रोजन ईंधन के माध्यम से आगे हम ऊर्जा की पूर्ति को पूरा करेंगे, ये ध्यान में रखना है। और हाइड्रोजन का निर्माण 2 ढंग से हम कर सकते हैं, एक वाटर से कर सकते हैं और दूसरा जीवाश्म ईंधन से कर सकते हैं।
अभी तक तो हम जीवाश्म ईंधन से करते आए हैं, लेकिन अब आगे जो हम करेंगे ऑलरेडी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण करेंगे और ये हमारा फ्यूचर फ्यूल ग्रीन एनर्जी के रूप में ऑलरेडी ये जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि भारत को विकसित बनाना है, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा होना चाहिए, ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत होना चाहिए और वो भी गैर जीवाश्म ऊर्जा होना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए, यह ध्यान में, गैर पारंपरिक ऊर्जा होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि उज्ज्वला योजना को पूछेगा कि उज्ज्वला योजना में क्या परिवर्तन किया गया है। तो उज्ज्वला योजना में परिवर्तन यह किया गया है कि इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से हुआ था और ये 5 करोड़ लोगों के लिए हुआ था, लेकिन इसे बाद में 8 करोड़ को बढ़ा दिया गया और फिर अब 1 करोड़ को लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यह ध्यान में रखना है। तब ये 9 करोड़ लोगों के लिए हो गया है। इसमें हुआ क्या, इसमें जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता था, ये ध्यान में रखेंगे, और ये भी मुफ्त किया जाता था, ध्यान में रखना है। यह एक ऐसी योजना है जिसका प्रशंसा डब्ल्यूएचओ ने किया कि इसके माध्यम से यार भारत में महिलाओं के जो जीवन में जो स्वास्थ्य सुधार है उसमें काफी तेजी देखी गई है। इससे वायु प्रदूषण से महिलाओं में बचाव होता है, आंखों में जलन से भी बचाव किया जा सकता है, यह ध्यान में रखना है। इसलिए इस योजना का जबरदस्त प्रशंसा किया है डब्ल्यूएचओ ने, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर निगम को कितना पैसा दिया गया है? 1000 करोड़। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि सौर ऊर्जा निगम को कितने पैसे उपलब्ध कराए गए हैं, तो 1000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया है, ध्यान में रखना है। और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए कितना पैसा, तो 1500 करोड़ रुपया रखा गया है, यह भी ध्यान में रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब हो गया सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हाइड्रोजन ईंधन हो गया। तो ध्यान में रखना है ये सारे जो है हमारा गैर परंपरागत एनर्जी है, ये ध्यान में रखना है। पूछेगा कि बताओ बीमा कंपनी में इस बजट में एफडीआई का एंट्री कितना परसेंट से कितना कर दिया गया, तो पहले 49% था और उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया, 74% कर दिया है, ये ध्यान में रखना है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर खुले निवेश करती है तो उसको एफडीआई कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म होता है, ऐसा नहीं कि आज निवेश किया तो उसका रिटर्न आज ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये 2-3 साल बाद ही के उसका रिटर्न मिल सकता है। जबकि एफआईआई क्या होता है? एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ध्यान में रखना है। ये विदेशी संस्थागत निवेश है और इसका रिटर्निंग आज करेगा तो कल आसानी से, आज निवेश करेगा तो कल आसानी से इसको निकाल सकता है। और एफआईआई जो होता है शेयर मार्केट के माध्यम से, यानी एफआईआई का निवेश शेयर मार्केट में होगा, एफडीआई का निवेश ओपन मार्केट में होगा, यह ध्यान में रखेंगे। तो ये क्लियर आपका हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पूछेगा इंश्योरेंस सेक्टर में कितना एफडीआई एंट्री है, तो 26 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 74%। कितना कर दिया गया है? 49 से बढ़ाकर 74%, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि स्पष्ट बोला है कि किसी भारतीय के लिए अब ओपीसी स्थापना के लिए निवास अवधि सीमा को 182 दिन से घटाकर 120 दिन कर दिया गया है, यह ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से क्या कि गैर प्रवासी भारतीय को अब ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दिया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं 1 पर्सन कंपनी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि ओपीसी का पूरा नाम क्या है, तो ये 1 पर्सन कंपनी है और कोई भी व्यक्ति आकर आसानी से कंपनी खोल सकता है। इसके लिए डायरेक्टरों की संख्या मिनिमम कितना 1 और मैक्सिमम कितना 15। कंपनी एक्ट 2013 में क्या था 2, लेकिन अब इसे क्या कर दिया 1, ध्यान में रखना है। और गैर प्रवासी भारतीय को भारत में ओपीसी स्थापना करने की अनुमति दे दी गई है। ओपीसी का पूरा नाम पूछेगा 1 पर्सन कंपनी, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पूछेगा कि बताओ यार कि 2020-21 में 2021-22 बजट में बताओ कि कितना विनिवेश से धन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 1,75,000 करोड़। कितना? 1,75,000 करोड़ विनिवेश से
ये धन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये विनिवेश है क्या? तो विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को कम करती है और धन प्राप्त करती है। उस धन से लोक कल्याणकारी कार्य को आगे बढ़ाती है। तो विनिवेश में सरकार की हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर कंपनी में कम जाता है, यह ध्यान में रखना है। आकांक्षी भारत के तहत हमारा कृषि विकासों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्पष्ट कहा गया कि लागत से ये 1.5 गुना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का कितना कम से कम होगा, तो 1.5 गुना होगा। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 66वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका था कि बताओ यार 21-22 के बजट में सरकार कृषि लोन के लिए कितना पैसा रखा है, तो वो रखा था कितना, 15 लाख करोड़। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 16.5 लाख करोड़। ये ध्यान में रखना है। तो एग्रीकल्चर जो लोन है कितना रखा गया है, 16.5 लाख करोड़ 21-22 के बजट में, ये ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा ये ध्यान में रखना है। आरआईडीएफ फंड होता है, इसी को आरआईडीएफ बोला जाता है, आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसको रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड, ये ध्यान में रखना है। ये नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ फंड है और इसे 30,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 40,000 करोड़ कर दिया गया। आरआईडीएफ है क्या, तो जान लीजिए, आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और एक ऐसा फंड है जिसकी शुरुआत 1995 में हुआ था और ये नाबार्ड के अधीन काम करता है, ये ध्यान में रखना है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा के विकास के लिए काम करता है। पूछेगा इसका लक्ष्य क्या है, तो 40,000 करोड़, पहले कितना था, तो 30,000 करोड़, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजना, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि जो भी पेरिसेबल आइटम है, यानी जल्द से जल्द खत्म करने वाली आइटम है, उसको सरकार प्रोसेसिंग के माध्यम से उसका टाइम क्वालिटी को बढ़ाने की बात की रही है। तो इसमें क्या था ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में, कि पहले था 3, क्या था, आलू था, प्याज था, टमाटर था, तो ये तीनों था। अब इससे बढ़ाकर सब्जी को बढ़ा दिया गया है और 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 22। तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत पूछेगा कितने आइटम को शामिल किया गया है, तो 3 से कितना कर दिया गया, 22, यह ध्यान में रखना है। 3 से क्या किया गया, 22 ध्यान में रखेंगे और इसका उत्पादन को हम जबरदस्त दर से बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है कि हमारा ई नाम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सरकार ने इस योजना का शुरू किया था। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन कोई भी किसान अपने वस्तुओं को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आसानी से खरीद बेच सकता है। ये ऑनलाइन सिस्टम था, ये ध्यान में रखना है। और ये बड़ा प्रशंसनीय योजना है और इसमें लगभग 1,68,000 किसान, ऑलरेडी 1,68,00,000 किसान रजिस्ट्रेशन किया है, ध्यान में रखना है। और 1,14,000 करोड़ का ये ट्रेड किया है, ये भी ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि जो लेन देन में पारदर्शी हो जाता है। जैसे मान ले कि हम किसान हैं, हमारे पास 1 लाख का प्याज है और यदि हम ऑनलाइन संपर्क कर लेते हैं व्यापारियों से, तो आसानी से वो अपने प्याज को बेच सकते हैं। वो उसका वाहन आएगा, मैं ऑलरेडी लोड करवा दूंगा, आसानी से ऑनलाइन पेमेंट हम प्राप्त कर सकता हूं। ई नाम बहुत खूबसूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी है जहां पर कृषि उत्पादों को हम खरीद बिक्री कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि एमएसएमई क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बजट में कितना पैसा दिया गया, 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। एमएसएमई जानते हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये एक्ट 2006 में आया है, ध्यान में रखना है। और इसके माध्यम से हम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के विकास के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमें सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराती है, निर्यात में बढ़िया हिस्सा है, जीडीपी में भी हिस्सा है इसका बढ़िया। तो ध्यान में रखना है, इसको मजबूत करने का मतलब ये हुआ कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। पूछेगा कि बताओ किस सेक्टर में अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापना की बात की गई है, तो हमारा नया केंद्र शासित राज्य जो हमारा लद्दाख है,
जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है। यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। गगनयान मिशन के माध्यम से हम मानव युक्त हम यान को उपलब्ध करा सकते हैं अंतरिक्ष में, और ये भारत का बहुत बड़ी सफलता होगा, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा है कि जनगणना। ये जो जनगणना को लेकर हमारा क्या इसमें बजट में व्यवस्था की गई है, तो ये जनगणना हम जानते हैं अभी तक का जो जनगणना है 16वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगा। कब? 2021-22 का जो जनगणना होगा 16वां जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी, और इतिहास में पहला डिजिटल सेंसस होगा, यह भी ध्यान में रखना है। और इसके लिए पैसा कितना उपलब्ध कराया गया है, तो 3768 करोड़, ये ध्यान में रखेंगे। और हम देख रहे हैं कि अभी वित्त आयोग जो है अपना रिपोर्ट पेश कर दिया है राष्ट्रपति को, और उसमें रिकमेंड किया है कि जो भी राज्यों का जो हिस्सा होगा, तो केंद्रीय जो भी इनकम होगा उसका कितना परसेंट, 41%, यानी 42% से घटा गया है, कितना 41 कर दिया गया है। केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा होगा 42 से घटाकर 41 कर दिया गया। पूछेगा कि एक कहां ले गया, तो स्पष्ट उसमें कहा है कि एक जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर खर्च किया जाएगा, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारा है वर्ल्ड में सबसे कम है, कितना परसेंट, 15%। वहीं पर हमारा जीएसटी वर्ल्ड में सर्वाधिक है, और हमारा कितना परसेंट है, 28%। जीएसटी का जो लास्ट स्लैब है देखिएगा 28% है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी। और ये प्रश्न पूछेगा इनकम टैक्स रिटर्निंग जो रिपोर्ट हमारे पास है, डायरेक्ट पूछेगा बताओ 2014 में 14 से अब तक कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो पहले 3.5 करोड़ के आसपास था, और ये अब बढ़ गया है 6.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, ध्यान में रखना है। इसमें एक छूट दी गई है इनकम टैक्स को लेकर कि जिसका उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गया है उसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टैक्सेबल है उसको टैक्स देना बहुत जरूरी है, यह ध्यान में रखना है। टैक्स अनिवार्य होता है, ध्यान में रखेंगे। और ये अभी क्या स्लैब है, तो स्लैब हमारा टैक्स का कितना है, 2.5 लाख से 5 लाख जो है, 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, 2.5 से 5 जो हमारा 5%, वो भी अभी छोड़ दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। 5 से 7.5 जो है हमारा 10% है, और 7.5 से ऑलरेडी 10 के बीच में हमारा कितना है, 15%, और हमारा 10 से 12.5 के बीच में कितना है, 20%, और 12.5 से ऑलरेडी हमारा 12.5 से 15 के बीच में कितना, 25%, और 15 लाख से ऊपर हमारा इनकम होगा तो हमारा 30% हमारा टैक्सेबल होगा, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार टैक्स स्लैब हमारे पास ये है, पहले क्या था, 5, 20 और 30 था, ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स स्लैब ये हमारा हो गया। पूछेगा कितने वर्ष की उम्र के लोगों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो 75 वर्ष से जो भी अधिक है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता उसको नहीं है। अब है कि बताओ सरकार क्या क्या किया अभी तक। तो आर्थिक सर्वेक्षण का हमने डेटा पेश कर दिया है, इसमें यहां से क्वेश्चन अनिवार्य है आपका, ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑलरेडी इसके तहत सरकार ने गजब काम किया है, गरीब लोगों को जबरदस्त मदद किया है कोविड-19 में। इसके लिए 2,76,000 करोड़ रुपया रखा गया था, इसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज एकदम मुफ्त बांटा है, ये ध्यान में रखना है। और ये लगातार ये बात रही है, और भी एक्सटेंड कर दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई एलपीजी गैस कनेक्शन जिसके पास था उसको फ्री एलपीजी कनेक्शन दी जा रही थी, ध्यान में रखना है। 40 करोड़ से अधिक किसान, महिलाओं, बुजुर्ग और गरीबों को सीधे अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, यह ध्यान में रखना है। हम देखते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना महिला थी उसके अकाउंट में राशि ट्रांसफर किया जा रहा था 500 रुपया प्रति माह, यह ध्यान में रखना है। जो गरीब और दिव्यांग जन थे उन्हें 1,000 रुपया महीना दिया जा रहा था, यह ध्यान में रखना है।
और किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जा रहा था। 2,000 ऑलरेडी 3 किस्त में ये दिया जा रहा था, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमारा जो पैकेज है, इससे क्या है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त काम किया गया। और ये 23 लाख करोड़ का ये पैकेज था, इसको बढ़ाकर बाद में 27 लाख करोड़ कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। और 27 लाख करोड़ कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड जो है, इसके माध्यम से लोगों को राशन उपलब्ध कराने की बात की गई थी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, दूसरे राज्य में जा रहा हो, तो आसानी से वहां भी राशन प्राप्त कर सकता है इसी कार्ड पर। वन नेशन वन कार्ड का इसका महत्व था। इसके अलावा एमएसएमई को पुनः परिभाषित किया गया था 2020 में कि माइक्रो उसे कहा जाएगा जिसका निवेश 5 करोड़ का होगा, मीडियम उसे कहा जाएगा जिसका निवेश 10 करोड़ तक का होगा, और स्मॉल उसे कहा जाएगा जिसका 10 करोड़ तक होगा, और मीडियम उसे कहा जाएगा जिसका निवेश ऑलरेडी 50 करोड़ तक का होगा। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की बात की जा रही थी इसमें, और उत्पादन से जुड़ी योजनाओं को प्रोत्साहन देने की बात किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ जो देश का लड़ाई चल रहा है, उसको और मजबूत करने की बात की गई है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि देश में तो टीकाकरण कर ही दिए हैं, हमने विदेशों में भी टीकाकरण का लक्ष्य ठाना है। और इसके लिए हमको चाहिए, मेरे पास हम 100 करोड़ को ऑलरेडी टीकाकरण तो देश के अंदर कर दिया और इससे अधिक किया है। विदेशों के लिए हमको 500 करोड़ डोज चाहिए, यह ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है और यह किया जा सकता है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे हमारा कोरोना का बचाव हो सकता है। कोरोना से संबंधित जितने सारे बीमारी हैं उसको हम कम से कम कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। पूछेगा कि इस बजट में उपलब्धि क्या रही। इस बजट में उपलब्धि यह रहा है कि भारत अपने आजादी का 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव ध्यान में रखेंगे। और गोवा जो है अपना स्थापना का 60 साल पूरा कर लिया है। यहां से प्रश्न होगा कि किस ऑपरेशन के माध्यम से इसको आजाद की गई थी। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान हुआ था उसका भी 50 वर्ष होने जा रहा है। और यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना डिजिटल सेंसस के रूप में हो रहा है। और ऑलरेडी भारत अब ब्रिक्स का अध्यक्षता भी करेगा और कर लिया चंद्रयान के माध्यम से। और महाकुंभ जो है हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत के लिए ऑलरेडी स्पेशल विजन रहा है कि स्पष्ट प्रधानमंत्री का कहना है कि आत्मनिर्भर जो है हमारे पास कोई आइडिया नहीं, ये तो प्राचीन संस्कृति का अंग रहा है, ये तो परंपरा का विषय रहा है कि हमारा देश उस समय आत्मनिर्भर था, पूरे वर्ल्ड में एक आकर्षण का केंद्र था और आत्मनिर्भर था। लेकिन कुछ मध्यकाल में और आधुनिक काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण धीरे धीरे आत्मनिर्भरता हमारी कमती गई, जिसको फिर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। अब सवाल है कि देश को हम मजबूत करना चाहते हैं, 123 करोड़ लोगों को हम भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपनी क्षमता और कुशलता को हर हाल में मजबूत करें। इसके लिए क्या क्या संकल्प लिया गया है, तो पहला यह है कि किसानों के इनकम को दुगना किया जाएगा। किसानों के इनकम को दुगना किया जाएगा, इसके लिए सरकार काम कर रही है। काम ये कर रही है कि उसका जो लागत है उसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा रही है धीरे धीरे। दूसरा है कि कृषि के अतिरिक्त सहयोगी कार्य को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि किसानों को मछली पालन के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, दुग्ध पालन के लिए कैसे उसको मदद दिया जाए। इसके अलावा मुर्गी पालन वगैरह, ये सारे जो क्षेत्र में किसानों को मदद किया जा रहा है ताकि उसका इनकम को दुगना किया जा सके। और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। स्पष्ट प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि देश का आधारभूत ढांचा का विकास करना ये राजनीति नहीं बल्कि ये राजनीति है और ये हकीकत है।
देश में विकास करना है तो हर हाल में इसके आधारभूत ढांचा को मजबूत करना होगा, और ये हमारा रियल में राजनीति होना चाहिए, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ भारत हमारा हेल्दी इंडिया हो, इसके लिए हर कोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सबके पास स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। और इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जाए, प्रशंसा किया जाए तो ये कम नहीं है, ये ध्यान में रखना है, कितना भी प्रशंसा किया जाए। सुशासन पर विशेष बल दी जाने की बात की गई है। गुड गवर्नेंस, सुशासन का मतलब किसी देश में आर्थिक विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था भी उसका ठीक ठाक हो, यह ध्यान में रखना है। युवाओं के लिए अवसर की बात कही गई है कि विभिन्न प्रकार का जिस तरह से देश में विकास की संभावनाएं बढ़ेगी तो उससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। सभी के लिए एजुकेशन, शिक्षा, इसके लिए सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है जो 2022 से लागू हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये 22 से लागू हो जाएगा। इसमें वास्तव में बुनियादी जो शिक्षा है उसको मजबूत करने पर सरकार विशेष बल दिया है। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, मतलब एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से विकसित किया जाए। और अभी हम 1-2 दिन पहले फिगर पढ़ रहे थे कि भारत में जो लिंग अनुपात है 10:20 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 943,000 पर महिलाओं की संख्या कितना हुआ करती थी, 943, और ये बढ़कर हो गया है 1020। ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान में रखना है और ये वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये ध्यान में रखेंगे। समावेशी विकास पर बल दिया जाएगा। समावेशी का मतलब क्या, प्रश्न पूछेगा, समावेशी और सतत विकास क्या है? तो समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है इसके अंतर्गत समाज के अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से विकास किया जाए। दरिद्र समाज समावेशी विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत संसाधनों को इस रूप में वर्तमान में उपयोग करें जिससे वर्तमान में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, साथ में भविष्य के लिए भी इसे बचाया जा सके। और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन का, इसको ध्यान में रखकर हर देश अपना काम कर रहा है कि पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और खुद को हम विकास करेंगे। ध्यान में रखना, पर्यावरण की कीमत पर विकास स्वीकार्य नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, और हम देख रहे हैं कि 15-16 में 13 वादा किया गया था और 2022 तक 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में ऑलरेडी इसे मनाया जा रहा है कि कहां कहां हमने काम किया। इस सरकार ने जो वायदा किया था कि 2075 तक हम 2022 तक हम ये करेंगे भारत का 75वां वर्ष पर, तो उसने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसको लेकर जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। विदेशी ऋण हमारे पास अभी कितना है, तो 556 अरब डॉलर, ये 2020 का फिगर है, ये ध्यान में रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार ऑलरेडी कितना है, तो 586 अरब डॉलर, ये जनवरी 2021 का फिगर है, ये ध्यान में रखना है। पूछेगा कि बताओ ये जो विदेशी ऋण है, ये विदेशी ऋण जो हमारा है, ये इसमें सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है? तो आपको स्पष्ट बताना है, दीर्घकालीन लोन, सर्वाधिक लोन लगभग 80% और अल्पकालीन 20% है, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह पूछेगा कि घरेलू ऋण में सर्वाधिक ऋण क्या है, तो दीर्घकालीन ऋण है, ये भी ध्यान में रखना। ऋणों में पूछेगा कि सर्वाधिक ऋण कौन है, घरेलू है कि वह ऋण है, तो सर्वाधिक ऋण घरेलू ऋण है 80%, ये ध्यान में रखना है, और 20% जो है हमारा वह ऋण है, ध्यान में रखेंगे। कृषि विकास दर हमारा 2021 में कितना रहा, 3.4%, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पूछेगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो लगभग 296 मिलियन टन हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन है, ये ध्यान में रखेंगे। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात होगी तो राज्य में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, ध्यान में रखना है। कृषि साख लोन 15 लाख से बढ़ाकर कितना करने की बात किया गया है, तो 16.5 लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण की बात की गई है, ध्यान में रखिए। ये तो 15 में पूछ दिया था, आगे ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखना है। आत्मनिर्भर पैकेज के लिए कितना, 27,10,000 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया था। देश में पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, ऑलरेडी हमारे पास पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है वो कितना लाभ कमा रही है, तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट कितना है, 366 में मात्र 171 लाभ में है, बाकी या तो नहीं चल रहा है या घाटा में है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पूछेगा कि बताओ
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कितना पैसा रखा गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, ये ध्यान में रखना है। कृषि अवसंरचना विकास के लिए कितना पैसा? तो 1,10,000 करोड़, ये 1 लाख करोड़ ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कितना पैसा? तो 20,000 करोड़ रुपया रखा गया है ये। और मनरेगा में जो मजदूरी दर है उसको 182 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 202 रुपया कर दिया गया है। 10 सवाल हम 67वीं बीपीएससी में लड़ाने जा रहे हैं बजट से। बिहार बजट और भारत बजट ध्यान में रखना है, और एक वीडियो से मात्र 10 सवाल होगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा पूछेगा कि बताओ मत्स्य उत्पादन वर्तमान में कुल कितना है? तो लगभग 14 मिलियन टन हमारा कुल मत्स्य उत्पादन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कैमा? तो 63वां, ये ध्यान में रखना है। ये 2019 का फिगर है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा है, कुछ आंतरिक धांधली के कारण और कुछ फल के कारण। इसके अलावा पूछ देगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है उसे नंबर 1 राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर 2 राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, यह ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार हमारा ऑलरेडी ये पूरा होता है। कैसा लगा मैसेज करेंगे, इस वीडियो को बार बार आप देखिए। हम 10 सवाल इससे लड़ाने जा रहे हैं 67वीं बीपीएससी में, दरोगा में, सीडीपीओ में। दैट्स ऑल। मैं संजय कुमार, लेट इट बी नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।